हाय फ्रेंड्स। सो हमने डे 2 के वॉल्यूम 1 में हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। ये पोर्शन से एक्चुअली हमने हमारे ग्रामर की शुरुआत की थी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम 2 में, डे 2 के वॉल्यूम 2 में हम लोग देखते हैं वर्ब। जो हम लोग ये तो जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, बट हम लोग वर्ब के बेसिक फंडामेंटल से हम लोग आज के मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वर्ब जो है वो 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, जो काम हम रोज करते हैं उसके लिए वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड फॉर्म, जो काम हम पहले कर चुके हैं, मतलब जो काम पास्ट में हो चुकी है, कल हो चुकी है या पहले हो चुकी है, उसके लिए हम लोग वर्ब का दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली थर्ड फॉर्म, मतलब जो काम हो चुका है, मतलब उसका कंप्लीशन हो चुका है, उसके लिए इंग्लिश में हम लोग वर्ब का तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जो फंडामेंटल रूल है वर्ब का, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो आप ध्यान रखिएगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। अभी जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि पर्टिकुलर मैंने ये वाले शीट में मैंने 4 वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे कि ईट, गो, बाई, डू, आप देख सक रहे हो स्क्रीन पे। ईट, गो, बाई, डू, ऐसे 4 वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं और इन चारों वर्ड के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है उस पर एक बार नज़र डालते हैं ताकि हमको एक जेनरिक आइडिया आ जाएगा। सो पहला वर्ड हमने लिया है इसमें इट। ईट मतलब जो खाना वाला ईट है वो। सो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, सेकेंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। वैसे ही अगर आप गो देखोगे, वर्ड जो गो है उसका फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकेंड फॉर्म वेंट होगा, थर्ड फॉर्म गॉन होगा। बाई का फर्स्ट फॉर्म बाई, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। डू का जो शब्द है या जो क्रिया है उसका फर्स्ट फॉर्म डू ही होगा, सेकेंड फॉर्म उसका डिड होगा एंड थर्ड फॉर्म उसका डन होगा। अभी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने का भी एक छोटा सा रूल होता है फ्रेंड्स। जो एक्टिविटी हम लोग अभी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली जो काम हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, मतलब पास्ट टेंस में कर चुके हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक उसी तरह जो भी वर्ड या जो भी वर्ब, जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, वो क्रिया खत्म हो चुकी है, उसके लिए हम वो वर्ड का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको यही फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना है जब भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म करते हो। अगर यही प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करोगे तो 99% आप कोई भी गलती नहीं करोगे एज फार एज योर ग्रामेटिकल पार्ट इज कंसर्न। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग के थ्रू देखते हैं कि ये वर्ड के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल होते हैं। इस पे हमने सिमिलरली पहले जैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ईट, इस पे हमने एग्जाम्पल लिया है मैं आम खाता हूं। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैं रेगुलरली करता हूं, तो इसमें हम लोग डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा आई ईट मैंगोज। मैंने आम खाया था या मैंने आम खाए थे, मतलब पास्ट टेंस की बात है, तो यहां पे आपका ईट का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, वो हो जाएगा एट। यहां पे आपका सेंटेंस बनेगा आई एट मैंगोज। उसी तरीके से अगर हमने कोई भी एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसके लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अगर ये कहता हूं कि मैंने आम खा ली है और इसमें मतलब ये एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो मैं यहां पे थर्ड फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को बनाऊंगा आई हैव ईटन मैंगोज। क्लियर? आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि हमने देखा था गो का गो, वेंट, गॉन होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मंदिर जाता हूं, ये मेरी एक रेगुलर एक्टिविटी है, मैं मंदिर जाता हूं,
तो वहां पे मैं सिंपली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, गो का, जो गो ही रहेगा। सो आई विल जस्ट से आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर गया था, मतलब ये मैंने एक्टिविटी पास्ट में कर लिया है। सो गो का सेकेंड फॉर्म, याद रखिएगा इसमें ये पास्ट टेंस है इसलिए गो का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा जो कि है वेंट। तो उसी के हिसाब से ये सेंटेंस फॉर्म होगी आई वेंट टू टेम्पल। थर्ड फॉर्म, मैं मंदिर गया हूं, मतलब मेरी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, मेरी मंदिर जाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इस पे इस तरीके से कहूंगा कि आई हैव गॉन टू टेम्पल, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अभी बाई वर्ड को यूज करके हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक बार देख लेते हैं। मैं सब्जियां खरीदता हूं, ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी है, तो आई विल जस्ट से आई बाई वेजिटेबल्स। मैंने सब्जियां खरीदी थी, आई विल जस्ट यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, सो आई विल सिंपली से आई बॉट वेजिटेबल्स यस्टरडे। मैंने आज सब्जियां खरीदी, मैं इस पे थर्ड फॉर्म ऑफ बाई मतलब बॉट यूज करूंगा। सो ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बॉट वेजिटेबल्स टुडे। ठीक है, अब हम लोग इस पे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं वर्ब फॉर्म्स को इन अ क्वेश्चन एंड आंसर एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप कितने बजे सोते हो। ये आप सबको पता है कि ये एक नियमित आपका एक वर्क है जो आप रेगुलरली करते हो, तो इस पे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हाट टाइम डू यू स्लीप। स्लीप जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका आंसर जब मैं दूंगा तो इसका आंसर भी मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से ही दूंगा। क्वेश्चन था व्हाट टाइम डू यू स्लीप, इसका आंसर है आई स्लीप एट 9:30 PM। मैं रात को 9:30 बजे सोता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं पास्ट टेंस के बारे में पूछता हूँ कि व्हाट टाइम यू स्लेप्ट यस्टरडे, कल तुम कितने बजे सोए थे। ये क्रिया ऑलरेडी घट चुकी है पास्ट में, इसका मतलब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वर्ब का हम लोग इसमें सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है व्हाट टाइम यू स्लेप्ट, मतलब स्लीप का सेकेंड फॉर्म आता है स्लेप्ट, और इसका रिप्लाई भी सेकेंड फॉर्म में ही आएगा। आई स्लेप्ट यस्टरडे एट 9:30 PM, कल मैं 9:30 बजे सो गया था। अब इसी का थर्ड फॉर्म देखते हैं, व्हाट टाइम यू स्लेप्ट टुडे। ये ऐसी एक प्रक्रिया है जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो इसके लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब स्लीप का जो थर्ड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म है वो तो सेम ही है, स्लीप का स्लेप्ट ही होगा, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है थर्ड फॉर्म व्हाट टाइम यू स्लेप्ट टुडे। इसका रिप्लाई भी थर्ड फॉर्म में ही आएगा, आई स्लेप्ट एट 9:30 PM टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये इंग्लिश में कैसे होता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये आपकी स्क्रीन में कि मैंने इसमें 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, पास्ट टेंस का एक कॉलम, प्रेजेंट टेंस का एक कॉलम और फ्यूचर टेंस का एक कॉलम। पास्ट टेंस के लिए मैंने एक वर्ड मैंने यूज़ किया है स्पीकिंग का, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहता हूं कि मैंने बात की, तो इसका एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में बनता है आई स्पोक। प्रेजेंट टेंस में अगर उसी वर्ड को लेके मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है आई स्पीक। फ्यूचर टेंस अगर देखेंगे तो मैं बात करूंगा, मतलब हो जाएगा ये आई विल स्पीक। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे स्पीक वर्ड यूज किया था, वैसे यहाँ पे हम लोग राइट वर्ड का इस्तेमाल करके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस देखते हैं। मैंने लिखा, आई रोट, पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई रोट। मैं लिखता हूं, प्रेजेंट टेंस आई राइट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं चला, आई वॉक्ड। मैं चलता हूं, आई वॉक। मैं चलूंगा, आई विल वॉक। तो जो भी फ्यूचर टेंस में जो भी आपके वर्ब्स होंगे, एक्शन होंगे, उसके साथ विल
लग जाएगा। ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस का। जैसे कि पास्ट टेंस, आपने किस विषय पर बात की? यू स्पोक ऑन विच टॉपिक? उसका रिप्लाई, मैंने स्पोकन इंग्लिश के विषय पर बात की। आई स्पोक ऑन टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसी को प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं, आप किस विषय पर बोलते हैं? यू स्पीक ऑन विच टॉपिक? इसका रिप्लाई, मैं स्पोकन इंग्लिश के विषय पर बोलता हूं। आई स्पीक ऑन टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फ्यूचर टेंस, आप किस विषय पर बोलेंगे? ऑन विच टॉपिक यू विल स्पीक? मैं स्पोकन इंग्लिश के विषय पर बोलूंगा, मतलब आई विल स्पीक ऑन टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो ये बेसिक टेंसेस है जो आप डेफिनेटली, आपको हिंदी में भी पता होगा, आपको इंग्लिश में भी पता होगा, आई एम श्योर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जब भी टेंस चेंज होता है, मतलब अगर कोई घटना पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, तो उसमें हमारा जो वर्ब है वो कैसे चेंज होता है, ये स्लाइड में हमने देखा है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। आपको डेफिनेटली याद होगा कि आपको हर बार जितना हो सके, जो भी मॉड्यूल्स आप कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या आप सुन रहे हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये एक्टिविटी आप अपने घर पे या जब आपको टाइम मिलता है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि टाइम मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। सो मैं आपको जस्ट एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ कि आपको एक सेंटेंस बनानी है यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक सेंटेंस बनानी है यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब ये होता है कि आपको पास्ट में घटी हुई चीज़ों के बारे में कुछ बताना है। मतलब उसमें जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होगी। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, yesterday I woke up at 7:30 in the morning. I brushed my teeth. I ate my breakfast. I watched news for half an hour. I left for my work. I came back in the evening. I had tea. I watched movie. I had my dinner at 9:30 p.m. I slept at 10:30. अगर आप गौर से देखोगे, जो भी मैंने शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारी पास्ट टेंस से रिलेटेड है। क्योंकि आई वोक मतलब मैं उठा था, आई ब्रश्ड मतलब मैंने ब्रश किया था, आई वॉच्ड न्यूज़ मतलब मैंने न्यूज़ देखा था, आई लेफ्ट फॉर माई वर्क मतलब मैं अपने काम में जा चुका था, आई केम बैक इन द इवनिंग मतलब मैं शाम को घर आ गया था, आई हैड टी मतलब मैंने चाय पी थी, आई वॉच्ड मूवी मैंने एक मूवी देखी थी, आई हैड माई डिनर मैंने अपना खाना या अपना डिनर मैंने किया था, आई स्लेप्ट एट 10:30 मैं 10:30 बजे सो चुका था। तो ये सारे पास्ट से रिलेटेड एक घटना है जो मैंने एक सेंटेंस के रूप में मैंने फॉर्म करके दिया है। आप ऐसे ही इसी तरीके से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करके आप कम से कम 10 सेंटेंस ज़रूर बना के रखिएगा। ये मान लीजिए आपका होमवर्क है, और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है या जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी जाती है, मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको बिल्कुल पूरा कीजिए, ईमानदारी से पूरा कीजिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से इसको पूरा करते हो तो ही आपको समझ में आएगी चीज़ें, तभी आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये तो एक ऑनलाइन कोर्स है, आपको चेक करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद ही के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप देखिए, आप कोशिश कीजिए, 10 सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए यूजिंग ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ये भी बताया था कि जो लोग हमारे एंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है इस कोर्स को, जिनको इंग्लिश समझने में शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो उनके लिए मैंने इसका ये पूरे पर्टिकुलर सेंटेंस का मैंने हिंदी में मैंने अनुवाद करके रखा है ताकि उनको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ टिप्स, डेफिनेटली मैं आपको टिप्स तो शेयर करते रहूँगा, तो मैं आपको एक टिप्स ज़रूर देना चाहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो ना दोस्तों, आप लाउडली तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको प्रीवियस के स्लाइड्स में ये एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हो आप लाउडली पढ़ो।
लेकिन उसके साथ साथ उसको आप स्लोली पढ़ने का भी हैबिट डेवलप कीजिए। इससे आपको 3 मेन बेनिफिट्स होगी फ्रेंड्स। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ते हो उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको चीज़ें एकदम सही से याद रहेगी। आप अगर बहुत फास्ट कोई एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि 40-50% आपके दिमाग से निकल जाए। अगर आप धीरे पढ़ोगे आप चीज़ें करेक्ट तरीके से आपको वो याद रहेगी। एंड तीसरा फायदा ये होता है कि जो भी वर्ड्स उसमें है ना, कोई छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, वो वर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, यानी आपको हमेशा याद रहेंगे। तो आप प्लीज जब भी आप पढ़ते हो इंग्लिश, जब आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस मोड में हो, तो ट्राई टू स्पीक और रीड इंग्लिश स्लोली। दूसरा मैं आपको एक और टिप्स दूंगा। अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हो इनिशियली मैं बोल रहा हूं, जो कि एकदम स्टार्टिंग लेवल का जो इंग्लिश होता है, आप कभी भी स्टार्टिंग में इंग्लिश मूवीज या एनिमेटेड मूवीज मत देखिएगा। इंस्टेड आप उसकी जगह आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप कोई एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो कि इंडियन चैनल में आता हो उसे आप देखिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है इंग्लिश सीखने का या प्रैक्टिस करने का। मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। जो इंग्लिश न्यूज़ होता है इंडियन चैनल में, वो उसमें जो अंग्रेज़ी है ना वो तेज़ी से बोली नहीं जाती कभी भी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो, आपको समझ में आएगी वो इंग्लिश। ये वाले इंग्लिश चैनल्स में जो कि इंडियन बेस्ड इंग्लिश चैनल है, उसमें स्लैंग्स या गलत अंग्रेजी का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो मतलब आप अगर बाहर के फॉरेन चैनल्स के अगर आप इंग्लिश देखोगे तो उसमें हो सकता है काफ़ी सारे स्लैंग्स का इस्तेमाल किया जाता हो या फिर गलत अंग्रेजी भी बोली जाती हो। लेकिन आपको इंडियन इंग्लिश न्यूज़ चैनल में आपको ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको थर्ड बेनिफिट जो मिलता है वो है आपको सुनने के लिए बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे वर्ड्स होते हैं जो आप देखोगे, आप सुनोगे, आपके दिमाग में वो रजिस्टर होती रहेगी। तो अगर आप आज से इंग्लिश सीखना चाहते हो, बेस्ट वे इंग्लिश न्यूज़ देखिए इंडियन चैनल्स में। ठीक है।